वेस्ट बंगाल अब ऑफिशियली भगवा पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बन गया है, हो चुका है मेरे ख्याल से। और क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट 2027 में उत्तर प्रदेश इलेक्शंस पे पड़ेगा? हमजोली एक शब्द होता है, मैंने तुझे प्रभावित किया, अब तू मुझे। शुभेंदु अधिकारी जो आज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्या कहा था? वेस्ट बंगाल में योगी आदित्यनाथ का ये विमेन एमपीज बोली क्यों नहीं? ये दुख नहीं समझ पाई किसी विक्टिम का, उस माँ का, उस विधवा का जिसके हस्बैंड को मार दिया, जिसकी 6 साल की लड़की के साथ। इनको दर्द नहीं होता? नाली में रेत। ममता अब इस जीवन में अपनी राजनीति को, बंगाल में नारा चल रहा है हिंदू हिंदू। अब यूपी में भी जाति से उठ के सिर्फ नेशनलिज्म, कल्चर, रिलीजन के ऊपर वोट फर्क लाएगा। देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना, वो इमोशन से नहीं होती। वेस्ट बंगाल से राम राम जी, आपको इतनी खुशी की लहर हर जगह फैली हुई है, कैसा लग रहा है आपको? पायल जी, सबसे पहले आपको नमस्ते, सभी दर्शकों को भी नमस्ते। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर एक बार कह रहा हूँ, बंगाल में शुभेंदु और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वेस्ट बंगाल एक विधानसभा का चुनाव नहीं था। और ये बात तब जस्टिफाई होती है मेरी कि आप एक पार्टी की विधानसभा में जीत हो गई हो, एक सरकार बन गई हो, तब क्या किसी प्रदेश के लोगों का ऐसा रिएक्शन आप देखते हैं? पिछली बार कब आपने फलाने भैया जिंदाबाद, फलाने नेताजी जिंदाबाद, हमारी पार्टी यह है, हमारी पार्टी वह है, ऐसे रिएक्शंस के अलावा रोती हुई महिलाएं, बिलखते हुए बच्चे, फपकते हुए युवा, ऐसे सीन कभी देखे हैं भारत में किसी भी विधानसभा चुनाव के बाद? अगर देखा हो तो बता दें दर्शक। इसीलिए ये विधानसभा का चुनाव नहीं था, ये बंगाल की अस्मिता का चुनाव था। ये 50s के बाद जब जनसंघ ने वहां पर अपना अस्तित्व दिखाया था और उसके बाद लंबे समय के लिए मिट भी गई, ये उस कनेक्शन को जोड़ता हुआ। यहाँ फिर पार्टी मैटर नहीं करती है कि जनसंघ से ही निकल के भाजपा बनी, ना, उस सेंटिमेंट को समझिए। ये सेंटिमेंट की जीत है, ये असल मायने में बंगालियत की जीत है। फ्रॉड बंगालियत कौन थी? जो टीएमसी आपको 15 साल दिखाती रही। फ्रॉड बंगालिज्म वो था जो 34 इयर्स आपको हमको लेफ्ट ने दिखाया और जिसकी नींव रखी कांग्रेस ने। इसलिए मैं बार बार कहता था ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है और ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, मैंने एक बात और कही थी, लोग कहते थे कि साहब बड़ा टफ फाइट है और कैसे इसको, लोग जो ये मानते भी थे कि वहां बदलाव होगा, जो ये मानते थे कि ममता की रिजिम जाएगी, ममता हारेंगी, वे लोग भी इस बात के लिए परेशान थे कि बड़ा क्लोज फाइट होगा, 10, 12, 15 तक मामला ना आ जाए ममता और बीजेपी के बीच। मैं इस बात को भी बार बार कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा इसलिए नहीं मैं कहता था, उसका एक ही मैं ग्राउंड लेता था कि बंगाल के मतदाताओं की ये फितरत नहीं है कि वो 10, 15, 20 विधायक एक पार्टी को ज्यादा दे दें और दूसरे को कम दे दें। नहीं, इसके लिए ऐसा नहीं था कि मेरे पास आरएसएस का सर्वे था, मेरे हर सीट पर लोग थे, मेरे पास कोई आईपैक जैसी बनिया की दुकान की फीड थी। बनिया शब्द मैं कह रहा हूं तो उससे मतलब मेरा किसी जाति से नहीं है, व्यापार से। ऐसा नहीं था, बंगाल की ये फितरत नहीं है साहब। और आज कहता हूं, आज के न जाने कितने चुनाव बाद जब वो बीजेपी के साथ ऐसा करेगी ना, तो सेम यही होगा। एक तरफा निर्णय लेता है बंगाल। हाँ, अंतर केवल इतना है कि उसने 25 साल के बाद कांग्रेस के बारे में ये डिसीजन लिया, 34 इयर्स के बाद उसने लेफ्ट के लिए ऐसा डिसीजन लिया। अब तक की सबसे कम उम्र उसके डिसीजन वाले इस मियाद में ममता बनर्जी की रही, जस्ट 15 इयर्स। तो 15 इयर्स से कम उम्र भाजपा की अब वेस्ट बंगाल में रहने वाली है। इस बात की भी कल्पना मत कीजिए। 15 साल बाद हम लोग रहें न रहें ईश्वर जाने, लेकिन ये वीडियो, ये कंटेंट रहेगा। कम से कम इस मियाद से छोटी मियाद भाजपा की नहीं होने पर। इसलिए मैं आज एक और आकलन अपना रख रहा हूँ, भविष्यवाणी नहीं। बिल्कुल इसका पात्र ही नहीं मैं हूं कि भविष्यवाणी में करूं। ममता अब इस जीवन में अपनी राजनीति को समाप्त कर बैठी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तृणमूल क्योंकि व्यक्ति आधारित पार्टी है, काडर आपने देख लिया, उनके नेशनल स्पोक्समैन की सुर बदलते आपने देख लिए, उनके सांसदों, उनके सीनियर लीडर्स के आप देख लिए। यानी वो काडर बेस्ड पार्टी नहीं। और अगर काडर बेस्ड पार्टी होती, और भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने काडर बेस को मजबूत कर लिया है, उसका भी मैं आपको उदाहरण अभी देता हूँ। आपको पता है इस समय भाजपा संगठन वेस्ट बंगाल में किस काम में लगा हुआ है जोर शोर से? इस समय भाजपा एज ए पार्टी इस बात के लिए लगी है
ऑटोज पे लाउड स्पीकर लगा के सूचनाएं गांव गांव पहुंचाई जा रही हैं कि ऐसा कोई भी बंदा जो भगवा पटका पहन के, बीजेपी का पटका पहन के, हाथ में या गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा के अगर आपके पास आता है, कोई तोलाबाजी करता है, कोई वसूली का उपक्रम करता है, कहीं कोई तहबाजारी वसूलता है। तहबाजारी आपके दर्शक अगर जाने तो जाने, बाजारों के छोटे दुकानदारों से 5-5 रुपया, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, कहीं चेयर लगा के बैठ गए, आने जाने वाले मोटर बाइक से लेके ऑटो तक से 20 रुपया, 30 रुपया। ये कल्चर है। ये कांग्रेस के समय में भी था, वो लेफ्ट में भी था, वो तृणमूल में भी था। भाजपा एज ए पार्टी, एज ए संगठन ये काम कर रहा है कि आपको एक भी पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है और पार्टी को बताने की जरूरत है। अब लोग कहेंगे साहब पार्टी कहाँ मिलेगी, तो फिर मैं कहता हूँ माफ कीजिएगा कि जो लोग भी बंगाल से बाहर बैठ के बंगाल को देखते हैं उनको नहीं समझ में आएगा। बंगाल में केवल हर मोहल्ले में कैरम क्लब नहीं होते हैं। बीजेपी का वहां पर कोई जब अस्तित्व नहीं था तो भी हर लोकल एरिया में बीजेपी का एक कमरे का ऑफिस होता था। लेफ्ट का ऑफिस होता था जिसको तृणमूल ने कब्जा कर लिया। ये भी एक कल्चर है। ऑफिसर्स वही होते हैं जिसकी सत्ता आती है बंगाल में, वो कब्जा कर लेता है। इस बार वह नहीं हो रहा। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के एक ऑफिस पर तृणमूल ने कब्जा किया था और कांग्रेस की एक लेडी लीडर वो ताला तोड़ रही थी। तो ये कल्चर है। बड़ी खुश थी। हाँ। तो बंगाल में नीचे लेवल तक पार्टी के काडर की पहुंच है और बीजेपी जब ये कह रही है कि कोई पटका लगा के, कोई झंडा लगा के रातों रात अगर कोई अपने आप का मेकअप बदल के और आपके पास आ रहा है, कह रहा है हम भाजपाई हैं और हमको दो, हमारी सत्ता है, तो इसका क्या अर्थ है कि जिस लेफ्ट के काडर को उधार अपने पास अपने पेरोल पर ममता बनर्जी ने लिया था और उसके बाद 15 साल उसी की बदौलत काम करते रहे, बीजेपी को इसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो बंगाल पर बड़ी बारीक निगाह रख रहे थे वो एक बात से हमेशा परेशान। मेरी कई ऐसे लोगों से बात हुई, नाम लेना अच्छा नहीं है, जो लड़े भी चुनाव, जीते भी, विधायक भी हैं, लेकिन वो लोग एक बात कहते थे, जो नहीं भी ऐसे हैं, जो सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वहां पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बंगाल की और भाजपा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या कांग्रेस की कर रहे हैं, इवन लेफ्ट की कर रहे हैं। मेरे साथ एक अजीब समस्या है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मेरी सबसे बात। उनको एक प्रॉब्लम थी। आप राजीव शुक्ला हैं, आप राजीव शुक्ला हैं। नहीं नहीं, अरे बाप रे। पता नहीं आपने मुझे उनकी भी सबसे दोस्ती है। एक सीपीएम के बंदे ने मुझसे कहा, बोले यार रमेश जी ममता तो जा रही है। ये नहीं लोग कहते थे वहां पर, और इसीलिए मैं भी ये लगातार कहता था कि वेस्ट बंगाल किसी को जिताता नहीं है, हराता है। उस हार के सामने किसकी जीत हो जाए जो ऑप्शन लेके खड़ा होता है। ये तो मैंने कितनी बार आपसे कहा। सीपीएम के बंदे ने, सीनियर काडर ने मुझसे कहा यार रमेश भाई यहाँ परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब हमारा काडर जो दीदी ले गई थी वही काडर बीजेपी के पास जाएगा। उनको ये लगता था कि बीजेपी के पास काडर नहीं है, या तो उनको पता हो लेकिन स्वीकार नहीं करते। आफ्टर ऑल सीपीएम के थे, कामरेड थे, तो कैसे स्वीकार करते। मैं बार बार ये टोह लेता था कि क्या वाकई बीजेपी के पास नीचे काडर नहीं है, और तब मुझे ये पता चला कि नहीं साहब, बीजेपी ने इन तमाम सालों में चुपचाप अपने कार्यकर्ताओं का खून भी बहते देखा, लेकिन पन्ना प्रमुख से लेके बूथ लेवल कमेटी मैनेजमेंट तक वहां मौजूद था, और ये शांत था, चुपचाप था। बंगाल की राजनीतिक फितरत जो हिंसा वाली है, खून वाली है, मारपीट वाली है, बदले वाली है, उसको महसूस करके चुप था, जैसे उसका वोटर चुप था। उसके वोटर ने मेरे सामने बोलना शुरू किया। मुझे लगता था कि अरे, मैं अभी जब बंगाल नहीं आया था तो हल्का फुल्का आहट होती थी कि यार सब लोग चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, और अचानक उसने बोलना शुरू किया। मैं 10 एक दिन था बंगाल, उन 10 दिनों में चमत्कारिक रूप से बंगाल ने बोलना शुरू किया। चाहे सोशल मीडिया पे बोलना शुरू किया, चाहे भवानीपुर पे मैं और पुंडीर साहब वॉक एंड टॉक वीडियो कर रहे थे, वहां लोगों ने बोलना शुरू किया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और तब मेरी टीम को मैंने वहां से टेक्स्ट किया, मैंने कहा थंबनेल बनाओ, ममता बनर्जी भवानीपुर भी हार रही। तो बंगाल में ये चुनाव नहीं हुआ है, बंगाल की अस्मिता जीती है, इसमें भाजपा नहीं जीती। मान जाइए, भाजपा नहीं जीती। अभी कई लोग लिखेंगे क्या हमने लिया, फालतू बात कर रहे हैं, भाजपा नहीं जीती। अरे फिजिकली भाजपा जीती, लेकिन वहां बंगाली सेंटिमेंट जीता है, ये फर्क है। और कुछ चीजें लास्ट में मैं पॉइंट्स में रख देता हूं। ये एक लंबा बदलाव है, लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि लंबे समय बाद आया है, और चूंकि इसमें अंक गणित के साथ भाव गणित भी मिला हुआ है। सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया, बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग, ये वो, आयुष्मान योजना, केंद्र की तमाम योजनाएं, जिसको कैबिनेट की पहली बैठक में इन लोगों ने कहा कि केंद्र की जितनी योजनाएं हैं सेंटर की वो सब लागू होंगी, वो सब होता रहेगा। ये अंक गणित, इसके लिए 5 साल की मियाद की सरकारें होती हैं, लेकिन भाव गणित इस 5 साल की उम्र लगातार बढ़ाएगा। इसलिए कम से कम 2 दशक, मैं आज कह रहा हूं,
कम से कम 2 दशक, और अगर ईश्वर ने उम्र दी तो 80, 85, 90 साल का होके देखूंगा। 2 जरूर दशक जरूर से पहले भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल से नहीं जाने वाली, जाएगी नहीं। क्योंकि अंक गणित और भाव गणित दोनों का मिश्रण है। और ये कोई अवनीश नहीं कह रहा, ये बंगाल खुद कहता है। उसने 34 साल लेफ्ट को दिया, 25 साल कांग्रेस को दिया। ममता ने अराजकता की हद कर दी थी तो 15 साल में हाँ निपट गई, और भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि 2014 में अगर सेंटर में एक क्रांति नहीं आई होती, अगले 50 साल भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में कोई नामलेवा नहीं ना, होता। मैं सही कह रहे हैं। जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि वेस्ट बंगाल अब ऑफिशियली भगवा पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बन गया है, हो चुका है मेरे ख्याल से। और क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट 2027 में उत्तर प्रदेश इलेक्शंस पे पड़ेगा? हमजोली शब्द से आप परिचित हैं? हमजोली? हमजोली एक शब्द होता है, मैंने तुझे प्रभावित किया, अब तू मुझे प्रभावित करेगा। शुभेंदु अधिकारी जो आज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्या कहा था? हाँ वेस्ट बंगाल में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल हम लागू करेंगे, सुबह टांगेंगे, शाम तक न्याय करके किनारे कर देंगे। जी। उत्तर प्रदेश में जो डिलीवरी की पॉलिटिक्स, उसके साथ सनातन आइडेंटिटी को ओन करने के एकमात्र चेहरे जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रधानमंत्री जी तो हैं ही, नरेंद्र मोदी जी तो हैं ही, लेकिन जब एक प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा, एक स्टेट पॉलिटिक्स जब होगी, तो उसमें जो सबसे बेस्ट उदाहरण होता है वो होता है किसी एक अपने परफॉर्मिंग स्टेट के चीफ मिनिस्टर, और उनके काम को आप दिखाएं वहां पे कि देखो हमने असम में क्या करके दिखाया, हमने उत्तर प्रदेश में क्या करके दिखाया। तो वेस्ट बंगाल में जब शुभेंदु अधिकारी कहते हैं मुझे किसी मुस्लिम का वोट नहीं मिला, न भवानीपुर में और न नंदीग्राम, तो ये क्या है? उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन हिंदुओं ने ले आया है वेस्ट बंगाल में। तो ये योगी आदित्यनाथ की वह भगवा सनातनी छवि है जिसमें वो कहते हैं कि राशन लेना है चुपचाप लो, टॉयलेट लेना है लो, आयुष्मान लेना है सब देंगे, सेंटर की सारी योजना देंगे, चीफ मिनिस्टर लेवल की भी जो स्कीम्स होगी वो भी देंगे बेटा आपको। लेकिन अगर गजवा हिंद का सपना बैठ के उत्तर प्रदेश में देखा तो जहन्नुम का टिकट रसीद करा देंगे। और डायलॉग बाजी नहीं कराते हैं, डायलॉग नहीं मारते। जिस दिन काबा और मदीने की जगह वेस्ट बंगाल में नहीं है, ये कह रहे थे अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ, ठीक उसी दिन संभल में सरकारी जमीन पर बनी ईदगाह पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। ठीक उसी दिन उसी समय, दर्शक जरा गूगल कर लीजिएगा। तो एक तरफ सनातन आइडेंटिटी, और जिसको खुद ओन किया शुभेंदु ने, कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है, साफ साफ कहा। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में सबको सड़क नाली खड़ंजा बिल सब कुछ मिलता है वैसे मिलेगा, लेकिन रहना कायदे में पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। तुम इसको बांग्लादेश नहीं बना सकते, वो स्वीकार नहीं होगा। तो ये असर उत्तर प्रदेश का बंगाल में पड़ा ना। और जब बंगाल ने इसे हाथों हाथ लिया तो हम कैसे ये नहीं कहें कि बंगाल का जो रिजल्ट है उसने उत्तर प्रदेश का ग्राउंड ही सेट कर दिया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आप मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी हारने के बाद, जैसे वो नहीं छोटा बच्चा जब वो पिट जाता है कहीं, मान लीजिए कुछ अपने बुरे कर्मों की वजह से पिट जाए, तो वो किसको चिल्लाता है? चाचा आइयो, ताऊ आइयो, बचा लेना, अमरीश भाई अरे आओ यार, पायल जी जरूर आना जरूर आना। और फिर सबको बताता है रुको रुको, अभी हमारी पायल दीदी आ रही है, अमरीश भाई आ रहे हैं, हमारे फलाने ताऊ आ रहे हैं। कहता ना, ममता बनर्जी यही तो कह रही थी, मेरी सोनिया गांधी से बात हुई है, मेरी राहुल गांधी से बात हुई है, मेरी तेजस्वी से बात हुई है, मेरी स्टालिन से बात हुई है, अरविंद केजरीवाल से बात हुई है, अखिलेश यादव से बात हुई है। पायल जी मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव को छोड़ के कलकत्ता और कौन पहुंचा और क्यों नहीं पहुंचा? इस बार तो जया भाद्री भी नहीं आई। हरी शाल लिए अखिलेश यादव भैया ही पहुंचे। क्यों पहुंचे? इसके 2 मर्म हैं। बुढ़वा मंगल, हमारे यहाँ बड़ा मंगल बहुत बनाया जाता है अवध में, आपको पता है, लखनऊ में भंडारे भंडारे चलते हैं। डर लग रहा था, हनुमान जी की फोटो और भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये ट्वीट है अखिलेश जी का। किससे डर लग रहा है? डर 2 तरीके का था। सबसे पहले उन्होंने आईपैक के साथ अपना करार कैंसिल किया कि नहीं चाहिए हमको आईपैक। लेकिन उसके पीछे एक और पेच है, क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि वो डील ममता बनर्जी ने साइन किया था अखिलेश के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ अखिलेश, लेकिन उसमें पैसों की भी लेन देन थी ना। वही तो उसमें चिटफंड घोटाले और कोयला घोटाले के पैसे भी थे ना। आईपैक मुफ्त में तो काम करती नहीं, वो तो अब तृणमूल वाले खोल रहे हैं। और मैंने इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले कहा कि इनका आधा खेल तो आईपैक ने खराब किया। मेरे शब्द अगर याद कीजिए अपने पुराने ही वीडियो निकाल के, तो मैंने ये कहा था कि आईपैक यहां तक तय करती है कि कैंडिडेट का कौन सा फोटो पोस्टर पर चिपकेगा। हाँ, सही कह रहे हैं। पर्ची कौन देगा, यह आईपैक ने अपने हाथ में ले लिया था। और वहां के टीएमसी का जो भी काम करने वाला काडर था, जो कि लेन देन के सिद्धांत पर टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ था लेफ्ट से आके, वो घर बैठा हुआ था, उसके पास कोई काम ही नहीं था। 100 से ज्यादा एमएलए के टिकट इन्होंने क्यों काटे? आईपैक के कहने पे काटे। मैं कहता हूं अगर उन 100 को रिपीट किया होता
तो बीजेपी की सरकार जरूर बन जाती, लेकिन ये 80 के आसपास की जो सीट है उनमें से कम 40 वापस जीत के आते। आते हैं। 125-30 के आसपास होती ममता बनर्जी। तो आईपैक कहीं बीजेपी के लिए तो नहीं काम कर रही? अब ये हमारा आपका काम नहीं है कहना। आईपैक अपना काम कर रहा है, वह एक व्यापारी आदमी है, वो व्यापार कर रहा है। वो तो बात सही है। तो निश्चित तौर पर जो कुछ भी बंगाल में हुआ है वह केवल उत्तर प्रदेश नहीं, और आज मैं कह रहा हूं कभी और बात करेंगे इस पे, एक और प्रदेश बहुत जल्दी एनडीए का होने जा रहा है बिना किसी चुनाव लड़े। पंजाब नहीं? पंजाब में आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, हाँ, पंजाब नहीं। एक और प्रदेश जो हिंदी भाषी प्रदेश है, थोड़ा सा और खोल देता हूं, जहां आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, अच्छा, हाँ, वह बिना चुनाव लड़े एनडीए झारखंड। के पास आ रहा है। बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि भारतीयता को जो सामने रख के अब राजनीति नहीं करेगा उसकी राजनीति नहीं चलेगी। सही कह दूसरी चीज, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको कांग्रेस से भय होना चाहिए। ये मैंने पिछली बार भी कहा था, उससे पहले भी लगातार। जी, जी। उन्हें भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा से वो चुनाव लड़ते रहेंगे, उनका अस्तित्व बना रहेगा, हारते रहेंगे भले, लेकिन उनका कम से कम अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन समाप्त अगर उन्हें कोई करेगा तो कांग्रेस करेगी, भाजपा नहीं, कांग्रेस तो नहीं करेगी। क्योंकि सही कह रहे कांग्रेस का रिवाइवल तभी संभव है। जीतेगी वो फिर भी नहीं भाजपा से, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लगातार चुनाव लड़ते रहना और हारते रहना भी उसके अस्तित्व को कायम रखता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद भारतीय जनता पार्टी। ऑफ कोर्स। तो बीजेपी का असर, बीजेपी बंगाल में जो कुछ कर हुआ है उसका असर केवल उत्तर प्रदेश को, और चूंकि उत्तर प्रदेश हम लोग इसलिए तुरंत बात करेंगे, वो करना चाहिए क्योंकि इस समय से लेके अब अगला चुनाव जो कुछ भी है वो उत्तर प्रदेश है। अभी 1 साल है, कुछ में अभी 1-2 महीने के बाद वो महीनों में आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर। और बंगाल ने वो टोन कंटिन्यू कर दिया है, मैं सेट नहीं कहूंगा इसको, सही कह क्योंकि 2017 में बिना योगी के चेहरे के यूपी के मतदाताओं ने जो डिसीजन लिया और 5 साल परफॉर्मेंस देखने के बाद फिर रिपीट किया, 32 इयर्स का हिस्ट्री बदली कि कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, तो उस कंटिन्यूटी को वेस्ट बंगाल ने एक और ईंधन दिया है कि वजह अभी वही है। सनातन के साथ एक्सप्रेसवे चाहिए, हिंदुत्व के स्थापना के साथ ट्रेन चाहिए, सड़कें चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ राष्ट्रवाद के रैपर में चाहिए। राष्ट्रवाद के रैपर में नहीं रहेगा तो वो पानी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे वेस्ट बंगाल ने दीदी के 1500 छोड़ दिया, बीजेपी तो आने वाली थी ना, आने वाले का 3000 देगी नहीं देगी क्या भरोसा। लेकिन ये बताता है ब्रांड मोदी, कि ब्रांड मोदी की विश्वसनीयता क्या है। और एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, वेस्ट बंगाल में सभी नेता लड़ रहे थे चुनाव, शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे थे, लेकिन हर एक सीट पर नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे। जिसको धार दिया हेमंता ने, जिसको धार दिया योगी आदित्यनाथ ने और तमाम ऐसे नेताओं ने। आप कल्पना कीजिए, मैं भवानीपुर में टहल रहा था पायल जी, और अचानक मैं नहीं पहचान पाता, मेरे साथ एक सज्जन थे, वो पुराने भाजपाई। तो शाम को हम एक चक्कर लगा के आते थे, वो जहां पर आजकल फाइव चोर गाना बज रहा है ना, तिराहे जो टी पॉइंट है, तो वो ममता बनर्जी का घर वहां से मुश्किल से 20 मीटर है। वो आवाज वहां तक जाती होगी जो लाउड स्पीकर पर वो गाना बज रहा है वहां। तो हम शेक्सपियर सरनी पर रुके हुए थे पार्क स्ट्रीट में, तो हम ऑटो लेते थे शाम को और उस एरिया तक जाके ऑटो छोड़ देते थे और फिर 200-300 मीटर ऐसे दीदी के चक्कर लगाते थे उस चौराहे। तो उन्होंने मुझसे एक चीज कही कि अचानक वो रुके, उन्होंने कहा कि आप इनको देख रहे हैं? मैंने देखा 2-3 लोग थे और कुछ झंडे वगैरह थे हाथ में और कुछ बैनर वगैरह, तो उनके साथ 3-4 और लोग थे। मैंने कहा कौन है? बोले भाई साहब ये छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मैंने कहा उनके ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले देखिए पोस्टर चिपका रहे हैं, झंडा चिपका रहे हैं, आपको भाजपा से ऐसे लड़ना पड़ेगा। तमाम सिटिंग एमएलएज, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर मिस्टर विजय शर्मा, अगर सुनेंगे विजय शर्मा जी, तो मैंने आपको सीधे तो नहीं देखा था लेकिन आप कहाँ थे ये मुझे पता है। ऐसे लोग भाजपा के चुपचाप सारी चकाचौंध से पीछे रह के उन झंडों को लगा रहे थे जो झंडे आधी रात में टीएमसी वाले उखाड़ के फेंक देते थे, फिर अगले दिन लगाते थे। ऐसा गांव-गांव में तक में किया है। तो निश्चित तौर से बंगाल ने वो एक टोन जो है ना उसको कंटिन्यू रखा है जो उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा। अखिलेश जी का डर यही है। अच्छा अवनीश जी, मुझे आप ये बताइए, कोलकाता से लेके काशी तक तो वेव दिख रही है अब यूपी करके, आपको लगता है कि भारत अब कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अब निकल कर
प्योर कल्चर नेशनलिज्म पर ही वोट करेगा भारत में? इसने वेस्ट बंगाल ने ये इफेक्ट लाया कि इसमें देखिए ना, बीजेपी कर रही है, वो रोज लिख रही है इतने दलित ने वोट किया, हम इतने ओबीसी ने, तो इतने सिख ने, इतने जैन ने, इतने बुद्धिस्ट ने, ऐसे कर रही है। पर आप बताइए कि क्या इस, अब मेरे को लगता है कि हिंदुओं ने वोट किया है, जाति से उठकर वोट किया है, पर आई डोंट, पॉलिटिशियंस दे लव डिवाइडिंग हिंदूज आल्सो। पर आप बताइए क्या अब यूपी में भी जाति से उठ के सिर्फ नेशनलिज्म, कल्चर, रिलीजन के ऊपर वोट होएगा? फर्क देखिए लाएगा ये? पॉलिटिक्स जो है ना वो इमोशन से नहीं होती है, बड़ी क्रूर चीज है पॉलिटिक्स, बड़ा साफ कहूंगा। और हम जो लोग भी पॉलिटिक्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं ना, कई बार हम लोग अपना जो इमोशन होता है ना वो उसमें लगा देते हैं, तो फिर वो रिजल्ट ठीक से आता नहीं। मैं आता हूं, अभी बंगाल में एक नारा चल रहा है इस समय, बंगाल में नारा चल रहा है हिंदू हिंदू भाई भाई। हाँ, ये नारा चल रहा है हिंदू हिंदू भाई भाई भाई। भाई। बंगाल में ये हिंदू हिंदू भाई तक आप कैसे पहुंचे जब आपका अस्तित्व मिटने की कगार पर आ चुका था? ये फीलिंग तब वहां पैदा हुई। और एक चीज और, जो पॉलिटिक्स की कहानी है उस कहानी में ये किसी पार्टी का दोष नहीं है कि कितने परसेंट ये हैं कितने परसेंट वो हैं। आप कैबिनेट अभी एक्सपेंशन हुआ है ना, आपको जब उत्तर प्रदेश में सामने 2024 में किस तरीके से जातीय आधार पर बांटा गया, वर्गलाया गया, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इन सारे मुद्दों को आप बिना एड्रेस करे चुनाव लड़ लेंगे क्या? नहीं। आप एक तरफ जहां पर हमारे समाज में अभी भी पूरे फर्टिलाइजर्स मौजूद हैं इस तरह की नेगेटिविटी को जन्माने के लिए, आपके सामने पीडीए का राग अलापता एक व्यक्ति और उसकी पार्टी तैयार है और ग्राउंड पर बिल्कुल हर तरीके के काम कर रही है, तो आपने अभी 2 मंत्रियों को प्रमोट किया है, 4 को इंडक्ट किया है, फिर आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। आपको बांटोगे तो कटोगे, उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको भी लेके चलना पड़ेगा। और आपको कुर्मी, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, जैन, पारसी ये सब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किस दुनिया में जी रहे हैं हम लोग, ये तो शुतुरमुर्ग बना होगा। एक तरफ कास्ट बेस्ड पार्टी है, कास्ट बेस्ड पूरी तरह राजनीति हो, दूसरी तरफ हम चिल्लाते रहे कि नहीं, अरे ये समय आ रहा है, बंगाल ने ये करके दिखाया ना। और इसीलिए मैं कहता हूं, किसी देश के संस्कार को जिस तरीके से बिगाड़ा गया हो उसको 12-15 साल में इतनी जल्दी नहीं संभाला जा सकता। लेकिन जो मूल तत्व है वो ये है जो आपने एक बात कही कि भारत ने यह डिसाइड कर लिया, जिसको मैं दूसरे शब्दों में कह रहा था कि उसे सब कुछ चाहिए, उसे एजुकेशन चाहिए, उसे हवाई जहाज चाहिए, उसे एयरपोर्ट चाहिए, उसे यूनिवर्सिटी चाहिए, उसे एक्सप्रेसवे चाहिए, लेकिन सब कुछ राष्ट्रवाद के लिफाफे में चाहिए, उस वाली दुकान पर से चाहिए जिस पर लिखा हो कि यह राष्ट्रवादी दुकान, वरना उसको लकी बहन भी नहीं चाहिए ममता का 1500, 3000 शुभेंदु दें न दें ये बाद में देखी जाएगी, क्योंकि ममता तो दे रही थी। तो ये निश्चित तौर पर है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, एक तरफ वह फीलिंग भी है, दूसरी तरफ यह भी है। ये दोनों लेन जब चलते चलते एक जगह आ जाएगी तो फिर वो बटोगे तो कटोगे भी अमर हो जाएगा। हिंदू हिंदू भाई भाई जो उधर से लग रहा है बंगाल से, वो आपके सामने आ जाएगा। फिर बचेगा क्या? राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्र का आगे बढ़ना, हमारा कल्चर, हमारा धर्म। और भारत का धर्म सनातन के अलावा कुछ होता नहीं, कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र किसी कागज पर लिख के देने की आवश्यकता नहीं है। भारत बाय डिफॉल्ट जन्मना हिंदू राष्ट्र है। अवनीश का नाम अवनीश है, अवनीश को यहाँ माथे पर या यहाँ बिल्ला लगा के घूमने की आवश्यकता नहीं है। वो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर मेरा नाम लिखा हो। मेरी ना बंगाल इलेक्शन के बाद आपसे बातचीत नहीं हुई और आप भी बहुत बिजी थे और आप तो धुरंधर हैं अब टीवी यूट्यूब के। अवनीश जी सबको चाहिए, अवनीश जी आओ। मैंने भी आपकी जान खाई रखी, आ ही गए आप आज। तो अवनीश जी, मुझे एक बात करनी थी। मैंने इतनी महिलाओं को रोते हुए देखा है, मतलब उनके, वो रोई है, मैं भी रोई हूँ। मेरे, आप अगर पॉडकास्ट के मैंने जो शॉर्ट्स डाले थे देखिए, मैं हर रेप की बात होती थी और मैं रोने लग जाती थी। एंड आई वाज वाचिंग दोस वुमेन, मतलब वो बिलख बिलख के रो रही है। और ना कई कई वुमेन को तो मैं देख रही थी जिनके हस्बैंड्स को मार दिया, उनकी आंखों में आंसू ही खत्म हो गए, सूख गए आंसू। आप मुझे बताओ, ममता बनर्जी के पास इतनी सारी वुमेन पॉलिटिक्स, इतनी सारी वुमेन पॉलिटिक्स, और एक भी नहीं बोली संदेश खाली पे। अच्छा, तभी समझ आ गया था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जब वो पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ था, इन्होंने उस लड़की का ही, जिसका रेप हुआ था, उसका इतना कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया कि वो मामला ही थम गया। उसी को इतना गंदा बता दिया, उसके फादर को ब्लैकमेल करके सबको डरा डरू के चुप करा दिया। आरजी कर पे भी नहीं बोली ये विमेन एमपीज और ये करके। और जब विमेन रिजर्वेशन की बात आई तो ममता बनर्जी ने मोदी जी को कहा, मुझे क्या सिखा रहे हो, मेरे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन एमपीज और एमएलए हैं मेरी पार्टी में। ये विमेन एमपीज बोली क्यों नहीं?
ये दुख नहीं समझ पाई किसी विक्टिम का, उस माँ का, उस विधवा का जिसके हस्बैंड को मार दिया, जिसकी 6 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, जहाँ पे माँ कह रही थी उन लोगों को कि प्लीज आराम से, ये मेरी बेटी अभी सिर्फ 6 साल की है, जो कर रहे हो कर लो पर आराम से करो। इनको दर्द नहीं उठा, पता नहीं क्या नाली पायल में जी रेप। पायल जी, मुझे ये बताइए, महुआ मोइत्रा महिला ही है ना? वो चेक करना पड़ेगा मेरे को जाके। उम्मीद की जाती है, जैसा कि वो जी, प्रस्तुत करती हैं दुनिया के सामने, तो महिला ही मानते जी। हैं। जब वो पोस्ट पोल वायलेंस को जस्टिफाई करती हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ और जिसमें वो कहती हैं कि ये बंगाल की हिस्ट्री है, और ऐसा लग रहा है कि ये कहते हुए वो प्राउडली ओन कर रही हैं 2021 की पोस्ट पोल वायलेंस को। आप क्यों उम्मीद करेंगी? माफ कीजिएगा, ये कोई जेंडर बायस होके बात मैं नहीं कह रहा हूं। सत्ता का मद ऐसा होता है कि वो आंख पर और हृदय, इन दोनों पर, आंख पर काला पट्टा डाल देता है और दिल को पत्थर बना देता है। यही हुआ है, और इसको हम लोग, आप कह रही हैं आपको, आप भावुक हो जा रही थी, कौन ऐसा होगा और हम लोगों ने उन भावुकताओं को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में कैसे जिया है, हम लड़कों ने कैसे जिया है, वो हम लोग जान रहे हैं। कौन ऐसा था जिसकी आंखें नम नहीं? ऐसा कोई नहीं। इसी का तो प्रतिफल निकला है। ये रिजल्ट किसका रिजल्ट है? मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि भैया, इसको ये मत समझना कि एक सरकार, एक विधायक चुनने के लिए लोग गए और यहाँ पर टक लगवाया और उसके बाद किया। ये मैंने इसीलिए कहा ना कि 2 दशकों तक ये वापस, ये समाप्त है। सजा मिलनी चाहिए इनको सबको। ये समाप्त है। सजा 1356। आज ही मैंने एक अपने यहाँ वीडियो किया जिसमें मैंने 12 ऐसे फैसले, जिसमें 5 कैबिनेट डिसीजंस और उसके अलावा शुभेंदु ने टॉप ऑफिशियल्स के साथ बयाना, जो उनका सेंटर है, जहां एडमिन सेंटर है, वहां पर मीटिंग करी और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ उन्होंने तुरंत नंबर्स मंगवाए जो जीडी में दर्ज हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1356 महिलाओं के साथ इस तरह के जघन्य, जिसमें रेप है, अटेम्प्ट टू रेप है, मर्डर है, सीरियस वायलेंस है, थ्रेट्स हैं, किडनैपिंग है, ये केसेस रीओपन हो रहे हैं, होने शुरू हो चुके हैं। ये कल का डिसीजन है, ऑलरेडी स्टार्टेड, शुरू हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसके लिए जो सबसे, ममता ने तो इंतहा कर दी। दरअसल ये सारी चीजें आप सोचिए, 70s में आके लक्ष्मण साहब, तब तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी ना वेस्ट बंगाल में, और वो कार्टून कितना इस समय वायरल है, मैंने उसको कितनी बार अपने शोज में दिखाया, जिसमें बंगाल में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं और कार्टून में उनका वो कॉमन मैन भी खड़ा है और वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, कहीं लड़ाई है? बोले नहीं, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है। ये 1-2 दिन का कल्चर नहीं है। ममता बनर्जी तो उस ट्रेन की एक कंपार्टमेंट है साहब, जिन्होंने और इसको प्रोमैक्स बना दिया। वरना ये कांग्रेस ने किया, ये लेफ्ट का जन्माया हुआ है, जिसको ओन किया ममता बनर्जी ने। तो जनता ने आज सजा दी है, कल कानून सजा देगा, निश्चित सजा देगा, निश्चित देगा। मैं बता रहा हूं, निश्चित देगा। ये हम सब होते हुए देखेंगे। आरजी करके तो केस में तो इन्होंने वहां पेंट भी कर दिया रूम को, और जब तक सीबीआई आई धो दिया सारा रूम को। तो आरजी करके वो कैसे फंसेगा, मुझे समझ। सीबीआई फाउंड नथिंग, और कोर्ट तो सब प्रूफ मांगता है ना। हाँ, बिल्कुल, कुछ मामलों में ऐसा होगा, मैं मानता हूँ, कुछ मामलों में तो ऐसा होगा, लेकिन हमें उम्मीद की जानी चाहिए, करनी चाहिए उम्मीद कि ज्यादातर केसेस में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा। और अब तो उसमें गवाह भी आएंगे ना, लोग भी आएंगे, सामने आएंगे, तमाम चीजें होंगी। तो इन सारी चीजों को, और प्लस फोरेंसिक चीजें अगर मान लीजिए नष्ट कर दिया, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो परिस्थिति जन्य होती हैं, और बहुत सारे फैसले जो हैं वो परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर भी आते हैं। ऐसा नहीं है। आप हार्ड क्राइम आप देख लीजिए। सवाल ये होता है कि उसको एक तरफ दबाने वाली सरकार थी, अब उसको मजबूती से पैरवी करने वाली सरकार। तो इसका बड़ा फर्क होता है, इसका बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल आई होप सबको जस्टिस मिले। और ये मैं तो कह रही हूँ कि मैं सोचती हूँ ना कभी बैठे बैठे कि अगर 1%, 0.1% अगर ममता की सरकार बन जाती, आज वहां पे कितना खून खराबा हो रहा होता। बाप रे, यो क्या हाल होता बंगाल का। ये तो वो डायरेक्ट एक्शन डे हो जाता, इतना बुरा हाल हो जाता। नहीं तो बंगाल का मतदाता इसको जानता था ना, बंगाल की जनता इसको जानती थी। ये जो भर भर के ट्रेनों में लोग आ रहे थे प्रवासी बंगाली, ये क्या करने आ रहे थे? सही कह रहे ये समझते थे, बंगाल में रहने वाले इस चीज को समझते थे। उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं किया कि चलो यहाँ से इनको जिता दो, वहां से इनको जिता दो, 20 सीट आगे पीछे हो जाएगी, सरकार बन जाएगी, बीजेपी आ जाएगी ना। उन्होंने इंश्योर किया कि कंप्लीट झाड़ू लगना है। आने दीजिए 2029, ममता बनर्जी के पास अगर एक भी
MP आपको दिखाई दें 2029 के लोकसभा चुनाव में, तो मुझे बुला के वीडियो कर लीजिएगा और भरपूर गालियां दर्शक देंगे। मैं आज कह रहा हूँ, ये प्रारब्ध है ममता का। अच्छा, ये लास्ट मेरी बात, आप मेरे को पता है आपको थोड़ा जल्दी है, मेरे को ये पूछना था कि अभी कितनी सीटों पे अभी और इलेक्शन होने हैं कि अभी नहीं हो रहे? नहीं, एक सीट, एक वन सीट सीट। पे, वो हाँ, डायमंड हार्बर वो पे। 21 को होगा। और 23rd को आई थिंक रिजल्ट आए, पाल्टा, ऐसे कुछ बोलते हैं। पाल्टा हाँ, जो वो दैट इज आल्सो इट्स अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ना। मुस्लिम लोग, वहीं जहांगीर शेख उसको अंदर कर हाँ, दिया, जहांगीर से, हाँ, सब पता ही जहां लगी अजय पाल जी मुझे। गए थे। अजय पाल जी को करा है ट्रांसफर वहाँ सच में कि सिर्फ र्यूमर्स हैं? नहीं नहीं, वो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया था ना स्पेशल पुलिस नहीं, नहीं, अभी ऑब्जर्वर, तो दोबारा अभी अभी कह रहे थे, नहीं अभी कह रहे थे ना यूपी से वहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन के उस पे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन रिलीज कर देगा तो वो अपने मूल काडर में वापस आ जाएंगे। वैसे वैसे इस तरह के मॉडल भी तैयार किए जा सकते हैं। इसका हम लोगों ने देखा होगा, अगर आपको याद हो तो JF रेवोरो साहब को पंजाब में भेजा गया स्पेशली महाराष्ट्र से। ये उसके बाद अगर याद हो तो KPS गिल साहब को आफ्टर रिटायरमेंट रिकॉल किया गया था जी, जब इंसर्जेंसी को खत्म करना था पंजाब में। तो इस तरह के ज्वाइंट मॉडल होते हैं, ऐसा नहीं है। और जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन ने अजय पाल शर्मा जैसे ऑफिसर को वहां पर कॉल किया, तो कल को गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ये मांग सकती है उत्तर प्रदेश से कि साहब हमको ये कॉप्स, अपने सुपर कॉप्स हमको दे दीजिए, या किसी और स्टेट से मांग सकती है। तो ये अरेंजमेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं और ये पहले भी किए जा चुके हैं। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जो इस समय चिल्ला रहे थे लोग कि क्यों बुला लिया। अरे JF रेवोरो साहब को क्यों बुला लिया? और वहां पर तब बीजेपी की कोई सरकार थी क्या? KPS गिल का साहब को घर से क्यों बुला लिया कि गिल साहब आओ, पंजाब से इंसर्जेंसी खत्म करनी है? तो वही वाली है कि तुम्हारा मतलब कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, वैसे थोड़ी ना। वो तो भैया ऑपोजिशन तो अब जो गन डालेगी ना, बाप रे, वी शुड ऑल बी रेडी फॉर इट नाउ। पायल जी, मैं एक बात अपने सारे ऐसे मित्रों को कहता हूँ, जैसे ही मेरे सामने ये कहा जाता है कि अब देखिएगा अपोजिशन जो करेगी उसका क्या करेंगे, मैं कहता हूँ 2014 से अपोजिशन लगातार क्या कर रही है, पब्लिक उनका क्या कर रही है, ये देखिए। इंपॉर्टेंट ये है, बाकी विचारों के पास कुछ काम छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी, फिर वो अपने घरों की आपके घरों की दीवारें गिराएंगे। तो अपोजिशन के पास मरसिया गाने के लिए, तबर्रे गाने के लिए, नवाख्वानी करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। हम अवध वाले हैं, हम बड़े अच्छे ताने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने। ठीक।